Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study from the diary of Anne Frank and this is the second lecture of this chapter. फर्स्ट लेक्चर में हमने जो था आपको बताया था कि एन फ्रैंक का जो बर्थ प्लेस है और उसकी कुछ कारण इनकी लाइफ में ऐसे रहे जिसकी वजह से इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना पड़ा और एट लास्ट ये जो अपने फादर के ऑफिस में कहीं पर ऑफिस बिल्डिंग में रह रही हैं छिपकर। और आपको ये भी बताया था कि इनकी जो डायरी थी वो इनकी बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी, क्यों इतनी ईगर थी अपनी डायरी लिखने के लिए। बिकॉज शी टोल्ड, इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे फ्रेंड थे लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मित्र नहीं था जिसको ये सारा का सारा एक्सपोज कर पाएँ, अपने हार्ट के अंदर चलने वाली जो भी फीलिंग्स हैं उसे खुल के बता पाएँ। एंड सेकंड रीज़न और भी था कि अगर चलो मान लो ये छोटी लड़की थी, अगर किसी को बताने के लिए बैठ भी जाती तो कोई गारंटी नहीं थी कि जितना ये बोलती थी उतना कोई सुन पाता, कोई पचा पाता, क्योंकि नॉर्मली इंसान में इतना पेशेंस नहीं होता है। दैट्स व्हाई शी सेड पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसी वजह से शायद इन्होंने कहा था। और हमने आपको बताया कि ये डायरी जो है इनकी किस तरीके से बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। बेस्ट फ्रेंड केवल इसी तरीके से बन गई थी क्योंकि ये सोचती थी कि जो कुछ भी ये डायरी के ऊपर लिखेंगी, है ना, वो डायरी बिना किसी ऑब्जेक्शन के आराम से सहन कर जाएगी। ऐसा इंसान नॉर्मली नहीं किया करता है क्योंकि इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इन सारी चीज़ों को आसानी से पचा पाए। और डायरी जो होती है उसे किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि दैट इज़ अ पेपर और पेपर को इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और सेकंड चीज़ ये भी थी कि अगर ये डायरी को कुछ भी बता रही हैं तो इनके बिना परमिशन के डायरी जो थी किसी के सामने इनकी बताई हुई चीज़ों को एक्सपोज नहीं कर सकती थी, है ना, बता नहीं सकती थी, दिखा नहीं सकती थी। यही एक ऐसे पर्सन थी जब वो डायरी को किसी को देती तब वो जो है इनके थॉट्स किसी दूसरे तक पहुंच पाते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि अपने हार्ट के अंदर चलने वाली जो भी चीज़ें थीं, ऐसी कुछ सीक्रेट बातें भी जो कि किसी को नहीं बताना चाहती थी, वो इस डायरी के ऊपर सारी की सारी वो लिखती चली जा रही थी। तो इसलिए इनके ये जो डायरी थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी। और डायरी का इम्पोर्टेंस तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा था, हमने आपको बता ही रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि दिस इज़ ओनली द डॉक्यूमेंट विच टेल्स अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वास्तविक जो स्थिति थी घरों के अंदर किस तरीके की थी, किस तरीके से लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, क्या क्या समस्याएं उनके सामने थी, कैसे कैसे जो ज्यूज थे वो अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये सारी बातें जो हैं केवल और केवल इसी डॉक्यूमेंट से पता चलता है। इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है ना। वैसे तो एन फ्रैंक ये सोचती थी कि 13 साल की उम्र की लड़की की डायरी कौन पढ़ना चाहेगा, कोई भी शायद इंटरेस्टेड ना हो, शायद मैं खुद बड़ी हो जाऊं तो इसमें इंटरेस्टेड ना हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी गलत थी क्योंकि उनकी इस डायरी में केवल वो शायद रही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, पूरा विश्व बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसी वजह से उनकी ये डायरी जो है बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई और पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हुई, है ना। इतने सारे लोगों ने पढ़ा कि बेस्ट सेलर की लिस्ट में ये आ गई। तो ये जो डायरी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हमें कुछ जानकारी जुटानी होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो कहीं ना कहीं इस डायरी की चर्चा ज़रूर चला करती है, जिससे कि कुछ ऑथेंटिक नॉलेज, कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के बारे में पता चल जाती है। और आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ ओनली द सिंगल सोर्स। तो आगे हम पढ़ेंगे, हमने आपको ये बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी। कौन दिस इज़ वाई से मतलब आप समझे कि क्योंकि वो जो अपने अंदर चलने वाली सीक्रेट थिंग्स थी वो इस डायरी के ऊपर सारी की सारी ओपन करके रख सकती थी। दैट्स वाई दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण था कि मैं जो थी वो डायरी लिखना शुरू कर रही थी। ये किसका कहना था? एन फ्रैंक का। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो इसकी थोड़ी सी इमेज और बढ़ाने के लिए, मतलब इज्जत बढ़ाने की, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ये इंतजार कर रही थी कोई इनका फ्रेंड बनेगा, है ना, लेकिन अभी तक इनका कोई फ्रेंड बना नहीं था। तो इन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड किसे मान लिया था? इस डायरी को।
तो इस डायरी में ये सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा नहीं लिखने वाली हूँ जिससे कि बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह इसमें भर जाएं, जानकारी, बहुत सारे आंकड़े लिख दूँ। ये सारी कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा रास नहीं आ रही थी। मुझे क्या करना था, मतलब मोस्ट ऑफ़ द पीपल जब भी डायरी लिखने बैठा करते हैं तो यही किया करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जुटा लिया करते हैं और उसके अंदर भर दिया करते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट्स उसमें जुटाए जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाली थी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं इस डायरी में बहुत सारे तथ्यों को नहीं लिखने वाली थी, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम किया करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं इस डायरी को अपने एक मित्र की तरह ट्रीट करने वाली थी। मैं इसे अपनी मित्र बनाने वाली थी, फ्रेंड बनाने वाली थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। और मैं इस अपने मित्र को किस नाम से बुलाने वाली थी? किटी, है ना। तो किटी नाम से इसे अब बुलाऊंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो डायरी में क्या चीज़ थी? डायरी लिखने से उसे एकदम अलग सा अनुभव हुआ करता था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ करता था एन फ्रैंक के लिए। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन जो है वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? वाई डिड एन think she could confide more in her diary than in people। वो ये क्यों कहती थी कि एक इंसान की अपेक्षा डायरी में वो ज़्यादा विश्वास कर सकती हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप रिपीट करके इस लेक्चर को देखेंगे लास्ट वाले को, और आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको जहाँ पे भी आंसर मिले वहाँ पे पॉज करके और आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने पूरे जीवन की सारी गाथा इसमें लिख दूँ, क्योंकि शायद कोई समझ भी ना पाए। हर चीज़ बारीकी से लिखूँगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच, चित्र जो प्रस्तुत करूँगी। ऐसा नहीं कि एक एक दिन की सारी घटनाएं इसमें उतार दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अपने जीवन की सारी घटनाएं और सारी बातें लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मैं इससे पसंद नहीं करती हूँ, नापसंद करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो पिता हैं, शुरुआत कर रही हैं ये लिखना, मेरे जो पिता हैं, है ना, वो इस दुनिया के सबसे प्यारे फादर हैं। आई हैव एवर सीन, जब से मैंने किसी को भी देखा है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। तो अपने फादर की स्टोरी शुरुआत कर रहे हैं। तो इन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक ये कितने के नहीं हो गए थे? 36 के। एंड शी वॉज 25। और इनकी जो माँ थी वो कितने की थी? 25। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो बहन थी मार्गोट, उनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सन 1926 में हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और मेरा जो जन्म है वो कब हुआ था? 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जो थी वो फ्रैंकफर्ट में ही रही। कब तक? तब तक जब तक कि मैं 4 साल की ना हो गई हूँ। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे जो पिता थे वो सन 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ ओलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और एडिथ ओलेंडर फ्रैंक जो इनकी माँ थी, एडिथ, वो भी उनके साथ वहीं चली गई। कहाँ पर? हॉलैंड में। किस टाइम पे? इन सेप्टेम्बर। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे कहाँ पे रोक दिया गया? मार्गोट को, सॉरी, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड फॉलोड इन। तो आई सेंट टू एचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। तो मुझे जो था मेरी दादी के साथ एचन में रुकने के लिए भेज दिया और मार्गोट को हॉलैंड में इन दिसंबर में। आई फॉलोड इन फरवरी। मैं भी उनके साथ साथ किस टाइम पे वहाँ पर आ गई? फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे किस तरीके से प्रस्तुत किया गया? मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके सामने? मार्गोट के लिए। तो मार्गोट का बर्थडे होगा और मार्गोट को कुछ बर्थडे प्रेजेंट देना होगा। तो द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट के रूप में किसे प्रस्तुत किया गया था वहाँ पे बिठा के? इसे, एनी को।
आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहाँ से तुरंत ही किस चीज़ की शुरुआत कर दी थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाने की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पर लगभग 6 साल की नहीं हो गई तब तक रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैंने जो था किस में शुरुआत कर दी थी जाना, फर्स्ट फॉर्म में। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कूपेरस, और जब मैं कक्षा 6 में आई होंगी तो उस टाइम पे मेरी जो टीचर थी वो कौन बन गई थी, मिसिस कूपेरस। मिसिस कूपेरस जो थी, ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे लेकिन एक जो हेड मिस्ट्रेस हैं उनके बारे में बात कर रही होंगी, तो मिसिस कूपेरस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। द हेड मिस्ट्रेस थी वो। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जब साल का अंत होने वाला था, फेयरवेल थी, तो उस टाइम पर भाई बहुत लंबे टाइम तक बच्चे एक टीचर से जुड़े रहते हैं, टीचर बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट सा हो जाता है, काफ़ी लगाव हो जाता है एक दूसरे से, तो वही हो गया था। और दोनों वो जो थी उनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, अब ये सन 1941 की बात है, दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और फिर उनका जो है एक ऑपरेशन होना होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिल सेलिब्रेशन, सॉरी, तो इसी वजह से मेरा जो बर्थडे होता है वो कुछ अच्छे से नहीं मन पाता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी जो दादी माँ होती हैं वो जनवरी में सन 1942 में उनकी डेथ भी हो जाती है। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, शायद ये बात किसी को ना पता हो कि मैं कितनी बार उन्हें याद किया करती हूँ और आज भी मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. तो क्या था कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था इन 1942 was intended to make up for the other, तो ये सोच कर किया जा रहा है चलो कुछ नहीं है, ऐसे ही कर लो, आगे कभी जो होगा वो सही तरीके से मना लिया जाएगा। और इस बार जो इन्होंने दादी माँ की याद में एक कैंडल भी पास में जला रखी थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अभी तक हम चारों के चारों सब कुछ सही चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की बात है ना, वहाँ पे कब मतलब इनकी मौत आ जाए, कब इन्हें पकड़ लिया जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं था ना, इसलिए कह रहे थे हम जो चारों के चार लोग थे सब कुछ सही चल रहा था, अभी तक ठीक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इसी की वजह से हम लोग जो थे कब तक, कौन सी डेट तक पहुँच चुके थे, 20 जून 1942। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरा जो गंभीर समर्पण था किसके प्रति था, डायरी के प्रति। तो ये किसके बारे में बात कर रही हैं, द 4 ऑफ अस, अपनी फैमिली के बारे में, स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942, एंड द सोलेन डेडिकेशन ऑफ, अभी तक पूरी तरीके से ये समर्पित हो चुकी थी अपनी डायरी के प्रति, है ना, गंभीर रूप से। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, ये आपको बताना है, एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा कि जो एन हैं वो अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त चित्रण क्यों करना चाहती हैं, मतलब थोड़ा सा ही बताती हैं, बहुत कम बताती हैं, इधर उधर की बातें मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब भी हम डायरी लिखने बैठा करते हैं तो अपने जीवन की बातें लिखा करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है ना, क्यों बताना है आपको। वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि आपको पता चलता है कि वो आप अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती थी, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अभी ये शुरुआत कर रही हैं सैटरडे 20 जून 1942, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ये डेडिकेटेड हो गई थी किसके लिए, अपनी डायरी के लिए, कब, 20 जून 1942 को। तो ये लिखना शुरू करती हैं, डियरेस्ट किटी। अब ये जब भी हम किसी को लेटर वगैरह लिखा करते हैं अपने फ्रेंड को तो इस तरीके से ही लिखा जाता है, तो इन्होंने अपने जो डायरी है उसे अपना फ्रेंड मान लिया है, बेस्ट फ्रेंड मान लिया है, और उसी हिसाब से ये यहाँ पे लिख भी रही हैं। देखिए किस तरीके से वो लिख रही हैं, डियरेस्ट किटी, बिल्कुल ऐसे लिख रही हैं जैसे कि ये इनकी क्या हो, एक बहुत अच्छी मित्र हो। अब एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, तो क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो जब आपके रिज़ल्ट का टाइम आया करता है ना, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ करता है कि आप सोचते हो कि पता नहीं कितने नंबर्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस तरीके से हम मतलब पास होंगे,
या फिर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा जो क्लास में नंबर है वो कौन सा आने वाला है, हम फर्स्ट पोजीशन पाएंगे, सेकंड पाएंगे, थर्ड पाएंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। तो मतलब वही वाली सेम सिचुएशन जिस तरीके से आपके साथ हुआ करता है ना, इनके साथ भी हो रहा था। तो सारी की सारी क्लास जो थी बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा नर्वस, एकदम ऐसा फील कर रही थी कि जो रिज़ल्ट है वो समझ लो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है उस टाइम पे आप लोगों की, बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी हो रहा था। क्योंकि ये भी बच्चे थे ना, पढ़ रहे थे अभी, तो उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा नर्वस थे रिज़ल्ट को लेकर। कारण उसका, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा अलग तो होगा ही, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं, जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल कैप बैक। तो इसमें ये बताया जाना था, ये डिसाइड किया जाना था कि जो टीचर्स की मीटिंग होगी उसमें ये पता चलेगा कि कौन से बच्चे जो हैं इसी क्लास में रुके रहेंगे और कौन से बच्चे जो होंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा, है ना। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, लगभग आधी क्लास जो थी वो शर्त लगा रही थी। GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। GN शॉर्ट में नाम है ये, GN और मैं जो थे आपस में हंस रहे थे, है ना। लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, तो जो दो मूर्ख लड़के बैठे थे ना उनके ऊपर। CN एंड जैक्स, CN और जैक्स जो थे, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट, जो कि पूरी की पूरी जो अपनी हॉलीडे के टाइम पे सेविंग की थी, जो जेब खर्च मिला करता है उस पैसे को बचाया था, उन्होंने शर्त लगा दी थी सब की सब। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। इस तरीके की बातें चलती रहीं कि तुम पास होने वाले हो, और एक कहता होगा दूसरे से तुम पास हो जाओगे, वो कहता नहीं नहीं मेरी बहुत मुश्किल है, मैंने ऐसे ऐसे उस पेपर में बहुत अच्छा नहीं किया है, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं, तो इस तरीके से वो सब कुछ चल रहा होगा। येस यू आर, नो आई एम नॉट, ये सारी बातें जो थी कंटिन्यू चलती रहीं। इवन जीज प्लेडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। अब क्या था, जी जो था वो मतलब प्रार्थना कर रही थी कि भाई मान जाओ प्लीज़, अब बहुत हो गया, इतनी ज़्यादा बकवास मत करो, अच्छा नहीं होता है। मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं एकदम तिरछी नज़रों से उनकी तरफ देख रही घूर कर, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो जो लोग थे आपस में शर्त लगाना, तू पास मैं फेल, मैं पास तू फेल, ये सब कुछ करने से बाज नहीं आ रहे थे, वो लगातार करते जा रहे थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछो तो इसमें बहुत सारे डमीज़ हैं। डमीज़ आप जब कपड़े की दुकान पे जाया करते हो, वहाँ पे देखते हो सामने जो कपड़े पहनाए खड़े कर दिए जाते हैं ना, डमीज़, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। सम स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन दैट क्लास, तो उनके बारे में बात की जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो केवल औपचारिक रूप में पढ़ने के लिए आ रहे थे क्लास में, हर क्लास में होते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे। तो बस घर से इसलिए भगा दिए जाते हैं कि घर पे उधम मचाएंगे, और स्कूल में इसलिए बिठा लिए जाते हैं कि अगर पढ़ोगे नहीं तो शांत तो बैठो ही कम से कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऊधम करोगे तो फिर पिट जाओगे। तो वहाँ पे घर से लताड़ दी जाते हैं, इस वजह से स्कूल आ जाते हैं, स्कूल में चुप इसलिए बैठ जाते हैं कहीं पिट ना जाए। तो वो केवल और केवल किसका काम किया करते हैं, डमीज़ का। आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिनमें से शायद क्लास देख रहे हो, तो देख के भी ना देख रहे हो, कोई बड़ी बात ना है। तो इस तरीके के जो लोग हुआ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डमीज़ कहते हैं। तो ऐसे उस क्लास में थे, हर जगह होते हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। तो मुझसे पूछो तो मैं बता सकती हूँ कि लगभग एक चौथाई क्लास जो थी वो कैसी थी, जिसे पास नहीं होना था, मतलब पास नहीं किए जाने थे। लेकिन भैया वो टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स के बारे में भाई कौन क्या कह सकता है ना, ये जो प्राणी हुआ करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनके बारे में किसी भी तरीके का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आगे ये क्या कर बैठें, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू एन, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरी जो लड़कियां मित्र थीं, ये एन बता रही हैं, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी, और ना तो मैं खुद को लेकर। वी विल मेक इट, हम लोग सोच रहे थे कि हम पास तो हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। किसी अगर सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट था, दिक्कत थी, तो क्या था, मैथ्स था। एनीवे,
ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम लोग कर भी क्या सकते थे इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, और तब तक हम एक दूसरे से बोलते रहे, एक दूसरे को बताते रहे, भाई देखो ऐसा करो, दिल छोटा मत करो, सब सही होगा, चिंता मत करो, सब सही होगा, है ना। इस तरीके से एक दूसरे का ढांढस बनाते रहे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, मैंने जो था वो सारे के सारे टीचर्स ने मुझे पास कर दिया था, मैंने बहुत अच्छा किया था, है ना, तो मैं तो पास हो गई थी। दे आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, 9 थे टीचर्स, है ना, 8-9 सब्जेक्ट्स होते हैं छोटी क्लासेस में, तो सारी के सारे टीचर्स ने मुझे पास कर दिया था, जिनमें से 7 मैन थे और 2 वुमेन थी। मिस्टर की सिंह द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, तो मिस्टर की सिंह जो थे, है ना, मैथ्स के टीचर थे। ओल्ड फॉगी से मतलब है ओल्ड फैशन्ड पर्सन, वो ही पुरानी तरीके से रहने वाले। हु टीचेस मैथ्स, जो क्या पढ़ाया करते थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजिस, वो कई सालों से, मतलब बहुत लंबे टाइम से मुझसे गुस्सा चले आ रहे थे, नाराज़ चले आ रहे थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं जो थी वो बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई वार्निंग्स के बाद उन्होंने जो था मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स, मैं जब बहुत बात करती थी उन्हें ये पसंद नहीं आता था। पनिशमेंट के तौर पर वो मुझे क्या किया करते थे, ऐसे लिखने के लिए दिया करते थे घर से, है ना। तो उन्होंने जो मुझे फर्स्ट टॉपिक दिया वो किस पे, एक बातूनी के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए बोला, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। लेकिन अगर एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि भाई चैटर बॉक्स पे बातूनी पर एक ऐसे लिख कर लाना है ना, तो ऐसे का मतलब तो आप समझते हो मोर देन 200 वर्ड्स, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब एक चैटर बॉक्स ऐसा टॉपिक, इसके ऊपर कौन क्या लिख सकता है ना, अजीब सा टॉपिक दे दिया उन्होंने। आई हैड वरी अबाउट द लेटर, लेकिन मुझे बड़ा चिंता हो रही थी कि ये सब कुछ कैसे होगा। फिर मैंने निर्णय लिया, आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। चलो कुछ नहीं है, उसको मैंने क्या कर लिया, उस नोटबुक जो थी अपने होमवर्क डायरी वगैरह, उसमें वो टाइटल जो था लिख लिया और लिख के उसे रख लिया। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, उसे बैग में रखने के बाद चुपचाप रहने की कोशिश करी, है ना। लेकिन आदत तो इतनी गंदी थी इसकी ना कि चुप तो रह ही नहीं सकती थी, मतलब मजबूर थी, आदत से गंदी नहीं कह सकते हो, मजबूर थी, क्या करे बेचारी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को क्या हुआ कि मैंने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। मेरा जो होमवर्क था मैंने पूरा का पूरा होमवर्क निपटा लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, फिर क्या था, तभी मेरी नज़र जो थी वो किस पर पड़ी, उस नोट पर जिसमें लिखा था कि तुम्हें ये कैसे भी करना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और फिर मैंने क्या था उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तभी मैं मतलब अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबा रही थी, मुंह में दबाई हुई थी, और इसके बारे में सोचती जा रही थी। एनीवन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, है ना। कोई भी इंसान अगर चाहेगा तो 1-2 पेज भरने की बात आ जाएगी, थोड़ी बहुत जगह छोड़ छोड़ के 1-2 पेज तो भर के ले जाएगा और दिखा देगा, कुछ भी उल्टा सीधा लिख के कंप्लीट कर सकता है ना। लेकिन बात तो ये थी ना कि मुझे कुछ ऐसा लिखना था जिससे कि ये सिद्ध कर पाऊँ कि बोलना कितना आवश्यक है ना। बातचीत की आवश्यकता को सिद्ध करना मुझे था इस ऐसे के थ्रू। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, फिर सोचा, सोचती गई, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर क्या था, मेरे दिमाग में एक विचार आ गया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, मैंने कितने पेज लिख डाले, 3 पेज। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और इतना अच्छा लिखा था मैंने कि वो संतुष्टिपूर्ण भी था। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. वैसे तो अगर मिस्टर कीसिंग सर मैं आपको बताऊं तो जो टॉकिंग होती है ना वो विद्यार्थी का एक विशेष गुण होता है, बातचीत करना विद्यार्थी का एक विशेष गुण होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी कम करने की, ना इतनी ज़्यादा बकवास आपके साथ ना, आपके सामने ना ही करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब कोशिश तो करूँगी उस सारी चीज़ों को। अब ये कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, एक स्टेटमेंट इस तरीके से किया इन्होंने, एक कथन इस तरीके से प्रस्तुत किया जिस पे लोग विश्वास करें, है ना, या फिर लोग विश्वास करते हैं। तो ये होता है आपका
बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। अब इन्होंने ये कह दिया, देखो कोशिश तो मैं करूँगी कि थोड़ा चुप रहूँ, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, लेकिन देखो मैं पूरी तरीके से अपने आप को क्योर नहीं कर सकती, सही नहीं कर सकती। आप सोचो कि मैं बोलूँ ही नहीं, ये तो असंभव है ना, क्योंकि ये मेरी आदत है। ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। अगर मैं बात करूं क्योंकि मेरी आदत क्यों है ना, ये इस वजह से मेरी माँ भी इतनी बात करती हैं भैया, है ना। मेरी माँ करती हैं और तो मुझे भाई पैतृक संपत्ति में मिला ही है गुण, है ना। अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो जितनी मैं करती हूँ उतना तो मेरी माँ करती ही करती हैं। एंड दैट इज़ देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और जिसे पहले से ही जन्मजात कोई गुण प्राप्त हो गया हो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, ना। तो आप तो समझते ही हैं श्रीमान जी, तो मुझे तो मतलब बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मैं बोले बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो ये सब कुछ उन्होंने उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी। किसे? मिस्टर कीसिंग को। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। जब उन्होंने मेरे आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ा तो बड़े हंसे, है ना, बड़े खुश हो गए। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन इसमें लिख तो दिया था थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, बातचीत तो करना ही पड़ेगा। तो जब इन्होंने ये पनिशमेंट के बाद भी लगातार बोलना जारी रखा, है ना, ऐसे लिख के दिखा दिया, और बकवास बंद नहीं हुई। क्लास में अभी भी बोल रही थी। जब उन्होंने ये देखा कि अभी भी ये लड़की बंद हो नहीं रही है, लगातार बोलती ही चली जा रही है, तो उन्होंने एक और लेसन ऐसे जो था थमा दिया, दूसरा असाइनमेंट जो था प्रोवाइड कर दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। अब की बार ये जो टॉपिक दिया था उन्होंने वो किया था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरिजिबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कुछ ऐसा जिसे कभी सुधारा ना जा सके, है ना। तो एक ऐसा बातूनी जिसे कभी सुधारा ना जा सके, इस पे इस बार इनको क्या लिखकर लाना था? एक ऐसे लिखकर लाना था। मिस्टर कीसिंग ये चाहते थे कि इसके माइंड में जो आने वाले थॉट्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं, किसी भी तरीके से कुछ लिख ही ना पाए, तब मैं इसका मजाक बनाऊं और फिर कहूं कि जब तुम इतनी बकवास कर लेती हैं तो ये ऐसे क्यों नहीं लिख पाया तुमने, तुम्हारे पास तो बहुत सारे थॉट्स हैं, तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो लिख के लाती। ये चाहते थे मिस्टर कीसिंग। तो ये वाला टॉपिक जो था इसी वजह से ये सोचकर उन्होंने दे दिया कि एक बार अगर ऐसा करके लेके आएगी, ये लिख के नहीं ला पाएगी, तो फिर कह देंगे जब तुम कुछ लिख के नहीं ला सकती, तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, फिर बकवास क्यों करती रहती हूँ, फालतू की बात करती हूँ क्लास में, इससे बढ़िया है चुप बैठो, डांट लगाएंगे। लेकिन ये जो था ऐसा देखो क्या होता है आगे। इन्होंने इस बार किस पे दे दिया था? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे पकड़ लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब क्या है, पनिशमेंट जो था वो तो मिल ही गया था। अगले जो 2 लेसन्स थे उनको किसी भी तरीके से कोई पनिशमेंट देने के लिए हकदार थे ही नहीं, क्योंकि एक बार पनिशमेंट दिया जाता है एक गलती के लिए। अब तो इन्हें छूट मिल गई, 2 बार आराम से बोल सकती थी, खूब बोली, है ना, क्योंकि पनिशमेंट तो मिल ही गया। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन he finally had enough. And Frank as punishment talking class written an essay entitled Quack Quack Quack. अब क्या है, 2 लेसन तक बोलती नहीं, तीसरे लेसन में भी इन्होंने अत कर दी, ना मानी एन फ्रैंक। अब आ गया टीचर को गुस्सा, उन्होंने एक तीसरा ऐसे दे दिया इन्हें, इसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक। परेशान हो गए ना। अब कहा कि हर किसी पे लिख के लेके आ जाती है ना, इस पे लिख के ला क्वैक 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 पे जा। अब तो बड़ा अजीब टॉपिक था ये तो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ, क्वैक क्वैक क्वैक, है ना, ज़्यादा बोलती थी ना, इसलिए गुस्से में उन्होंने कह दिया सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। किसके लिए दिया ये? मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोअर्ड। अरे ये जब उन्होंने कहा क्या टॉपिक है, पूरी क्लास जो थी इस तरीके से हंस पड़ी, आप देख रहे हो। आई हैड टू लाफ टू। अब जब पूरी क्लास हंस रही थी तो ये एन फ्रैंक को पनिशमेंट मिल रहा था ना, इतनी बदतमीज टाइप की थी, ये भी साथ में हंस रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके पास जो इन्वेंटिवनेस थी या फिर ओरिजिनलिटी थी, इन्वेंटिवनेस और इन्वेंटिवनेस ओरिजिनलिटी, ये क्या चीज़ हुआ करती है? जो वास्तविकता, अंदर से निकलने वाले जो विचार हुआ करते हैं वो तो ख़त्म हो गए थे, अंदर से निकल ही ना रहे थे, है ना। और इन्वेंटिवनेस का मतलब कुछ ऐसा क्या कहते हैं, क्रिएटिव किया जाए, जिसे क्रिएट करके मतलब कुछ सकारात्मक सा प्रस्तुत किया जाए उस चीज़ के, उस टॉपिक के बारे में, तो वो भी कुछ इनके पास नहीं बचा था। वास्तविक कुछ नहीं लिखने के बारे में सोच सकती थी। अब ये अब क्या करें भाई, वही टॉपिक रिपीट कर करके टाइटल बदल बदल के दिया जा रहा था सेम। अब तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई इनके सामने।
किस तरीके से ये क्या करें, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब तो कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए था, समथिंग ओरिजिनल, वास्तव में कुछ एकदम अलग होना चाहिए, है ना। माई फ्रेंड सेन, इनकी जो मित्र थी जिनका नाम था सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने जो अपनी पोएम थी, जो ऐसे दिया था ना, पोएम के रूप में इन्होंने लिखा, तो वो कंप्लीट कर लिया। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये किसके बारे में था, मदर डक के बारे में था और फादर स्वान के बारे में था। विथ 3, फादर डक बतख और स्वान बतका, हंस, कुछ भी कह सकते हो। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, इसके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाई द फादर, जो कि काट कर मार दिए गए, किसके द्वारा, अपने पिता के ही द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, कारण उसका क्योंकि वो बहुत आवाज़ किया करते थे, क्वैक 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 करते रहते थे हमेशा, इस वजह से उन्होंने उसने क्या था, उसके फादर ने ही उन तीनों बच्चों को मार दिया। लकीली, भाग्यवश, मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और जैसा कि उसने जैसे लिखा था उसको ऐसा ना हो कि कहीं गलत तरीके से ले लें, लेकिन मिस्टर कीसिंग ने क्या था, उसे सही तरीके से लिया, उस जोक को जो उसने उस पोएम के थ्रू मिस्टर कीसिंग को दिया था। तो वो हंसे, काफ़ी अच्छा लगा कि भाई उन्होंने पॉजिटिवली ले लिया, नेगेटिवली ले लिया होता तो पता नहीं फिर उसे डांट भी पड़ जाती। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने केवल खुद ही नहीं बल्कि पूरी क्लास के सामने भी उसको पढ़ के सुनाया। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उसमें अपने भी कमेंट्स जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और केवल उसमें खुद ही नहीं, मतलब अपनी ही क्लास में नहीं बल्कि अन्य क्लासेस में भी उसको पढ़ के सुनाया गया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन से मुझे बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया और इसके लिए कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल कीसिंग भी जो ज़्यादा बात करती हूँ ना मैं, इसको लेकर वो जो है मजाक करना शुरू कर दिए, जोक करना शुरू कर दिए हैं, वो भी जोक्स जो हैं क्लास में सुनाते रहते हैं। योर्स एनी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, एनी के द्वारा। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, कहाँ से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड थोड़ा सा निकाला गया है, कुछ पार्ट है डायरी ऑफ द यंग गर्ल, अवतरण है, विद स्लाइट एडेप्टेशन, और इसमें हल्का सा बदलाव भी किया गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम रख दिया है, थोड़ा सा बदलाव के साथ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें हटा के, मतलब ताकि स्टोरी जो है जल्दी कंप्लीट हो सके, बहुत ज़्यादा बड़ा ना रहे। तो दिस वे, अब ये जो है क्वेश्चंस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एन, वो क्यों उससे नाराज़ थे, ये आपको बताना है, क्यों नाराज़ थे, बस बात करना, और क्या है। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, वो 3 ऐसे के बारे में बताना है, ऐसे लिखने के लिए दिए थे। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, वो इस चीज़ को किस तरीके से प्रदर्शित करती है कि प्रमाणित करती है कि बात करने वाला जो चैटर बॉक्स हुआ करता है एक चैटर बॉक्स के रूप में, उसे किस तरीके से प्रमाणित किया करती है एक ऐसे के थ्रू। तो वो आपको बता देना है कि कैसे कैसे वो सोच रही थी, कितने मुश्किल थे उसके बारे में थॉट्स और वो आइडियाज़ जुटाना, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके माइंड में आइडिया आते हैं और वो एक बहुत शानदार ऐसे तैयार कर दिया करती है। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है मिस्टर कीसिंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, किस चीज़ ने मिस्टर कीसिंग को अलाउ कर दिया था कि क्लास में जाकर बात कर सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको आंसर करना है। ये तो मैंने 4 वाला अभी अभी आपको बताया। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थोड़ा इनके बारे में सोच लीजिए। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? बिल्कुल भी सही नहीं थी वो, क्योंकि उसकी स्टोरी जो उसकी लिखी गई डायरी है वो तो वर्ल्ड फेमस हो गई, जबकि एन क्या सोच रही थी कि मेरी जो डायरी है उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पे गलत, एन सही नहीं थी, एन जो थी गलत थी। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड, कुछ डायरीज आप बिफोर यू रीड में वहाँ पे देखोगे जो बॉक्स वगैरह बना हुआ है उसमें, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कंपेयर दिस विद वॉट एन राइट्स इन हर डायरी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है और एन ने अपनी अपनी डायरी में क्या लिखा है ना। वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, किस में लिखी थी, डच में लिखी थी क्या, आपको पता करना है। इन वॉट वे इज़ एन्स डायरी डिफरेंट, एन की डायरी और लोगों की अपेक्षा डिफरेंट क्यों थी, उसने खुद ही बताया है, थोड़ी देर पहले हमने बताया था, उसने बहुत सारे फैक्ट्स जॉट डाउन नहीं किए थे जो मोस्ट ऑफ द पीपल किया करते हैं, वो सारी बातें आपको इसमें लिख देनी है। वाई डज़ एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, वो अपने फैमिली के बारे में बहुत संक्षिप्त में क्यों लिखती है,
क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, है ना। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, फाइंड आउट करना है आपको, इनसाइडर मानती थी या आउटसाइडर मानती थी, क्या मानती थी वो डायरी को। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में कैसा महसूस करती है। हर ग्रैंड मदर, अपने दादाजी के बारे में कैसा, दादी जी के बारे में कैसा महसूस करती है। मिसिस कूपेरस, ये कौन थी ये बताना है। एंड मिस्टर कीसिंग, ये कौन थे, इनके बारे में कैसा महसूस करती है। ये अलग अलग है ना, कहीं वो फेयरवेल टीयर्स वाली स्टोरी और क्लास में जो चैटरबॉक्स वाली स्टोरी, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है ब्रीफली। व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आपको क्या बताती हैं। इट विल बी अ लॉन्ग आंसर। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट डायरी, फर्स्ट ऐसे सॉरी जो फर्स्ट ऐसे है उसमें एन ने क्या लिखा था। एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, तो हमने आपको बता रखा था, एन ने ये कहा था कि टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कैसे क्या मतलब कर बैठें। इज़ मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल, क्या मिस्टर कीसिंग भी अनप्रिडिक्टेबल थे। हाउ, अगर थे तो कैसे थे वो आपको बताना है ना। तो भाई कहते कुछ हैं कर कुछ जाएं, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए लेकिन फिर भी नंबर दे दें, किसी पे नाराज़ हो तो हंस जाएं, हंस रहे हो तो नाराज़ हो जाएं, ये सारी चीज़ें जो टीचर्स के साथ हुआ करती हैं। तो बच्चा ये सोचकर उनके पास बड़े प्यार से आता है कभी कभार कि बच्चे मतलब अगर मैं ऐसी ऐसी बात बताऊंगा तो टीचर बहुत खुश होंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है आपके साथ ऐसा होता है कि वो उसी चीज़ पर नाराज़ हो जाया करते हैं, तो आप सोचते हो कैसे हैं पता नहीं, है ना। तो इट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द टीचर्स, तो ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको क्या लगता है वो आपको बताना है। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? Anne Frank as a person के रूप में ये स्टेटमेंट आपको क्या बताते हैं। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. तो ये वहाँ की कहानी है कि जो फ्रेंड ढूंढ रही थी वो, उसके मित्र तो बहुत थे लेकिन किसी में भी वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकती थी, है ना, बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकती थी किसी के भी। कारण उसका कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें ही गलती हो, उनमें ये विश्वास नहीं कर पा रही, हो सकता था कि एन फ्रैंक में ही गलती हो, है ना, ये बोल रही है कि हो सकता है मुझ में ही गलती हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल हो ये रहा था कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी किसी में। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर पर्सनैलिटी दिखाती है उसकी, टू टेक द पीपल, जो अन्य लोग हैं उनको लेकर उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से घर कर गई है, उसके अंदर ये विश्वास हो गया उसे कि लोग जो हैं उनमें अगर विश्वास करोगे तो कहीं ना कहीं धोखा दे ही देंगे, तो ये ऐसा सोचती हैं। तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, तो मैं वो सारे फैक्ट्स इस डायरी में नहीं जुटाना चाहती जो मोस्ट ऑफ द पीपल किया करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड बने। तो इसका क्या मतलब है कि लोग जो हैं वो उसके फ्रेंड नहीं थे, ये डायरी थी, और ये फैक्ट्स वगैरह क्यों नहीं जुटाना चाह रही थी, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पीपल किया करते हैं और वो ये सारी चीज़ें लिखना पसंद नहीं करती थी। तो ये सब कुछ आपको बता देना है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी, मैं फरवरी में आई थी उसके आंसर करते हुए, और मुझे किस रूप में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे वहाँ पर उपस्थित किया गया था, है ना। तो इससे आप क्या समझते हो कि मार्गोट के लिए एन जो थी कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी खुश रहती होंगी ये बहनें एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एनी जो थी अपने आप को अकेला महसूस करती थी। इफ़ यू आस्क मी, लास्ट वाला देखते हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, है ना। तो डमीज़ के बारे में हमने आपको समझा ही दिया था कि डमीज़ क्या होता है, तो इसी की वजह से ये कह रही थी कि बहुत सारे बच्चे जो केवल बैठे होते हैं जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, मतलब बच्चे के रूप में क्लास में बैठे होते हैं लेकिन पढ़ लिख नहीं रहे होते हैं, तो ऐसे जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पास कहाँ से हो जाओगे। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, ये डमीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरीके के ऐसे लोग इतने थे कि लगभग 1/4 होंगे जो फेल होने वाले थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन फिर क्या पता भैया, टीचर्स के मूड की बात है, हो सकता है उन्हें भी पास कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में क्लास में एनी डिस्कस किया करती हैं और लिखती हैं उसमें डायरी में भी। तो ऑल दीज आर द थिंग्स, आप जो है लास्ट वाला है इसे और देख लीजिए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking.
हाँ, कोई भी है अगर पेज भरने पे ही आ जाए तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखकर बहुत सारा कुछ उसमें मेंशन कर सकता है, लेकिन बात तो ये थी कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि भैया बोलना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। अगर क्लास में स्टूडेंट बोलेंगे नहीं तो किस तरीके से पढ़ पाएंगे, कैसे क्या। तो कुछ ऐसा प्रस्तुत करना जिससे कि टीचर जो हैं वो खुश हो जाएं, है ना, और संतुष्ट भी हो जाएं। इस केवल पेज भरना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य था ये चीज़ को प्रूव करना कि बोलना कितना ज़रूरी है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी उसने प्रस्तुत किया था। तो इसके बारे ये स्टेटमेंट जो है क्या आपको बताता है, ऑल दीज थिंग्स विल क्लियर आफ्टर सम टाइम व्हेन यू लिसन द lecture once again, and it's all for today. Thank you and have a nice